नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के आप सभी छात्रों को आपकी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो आप कह सकते हो आपके मन में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो उपापोह की स्थिति है उससे अब निकलना होगा। और बाकी के जो 10 दिन बचे हुए हैं, आप कह लीजिए हैं तो ऐसे 14-15 दिन, लेकिन आप 10 दिन मान के चलिए, जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर करना है और उसको लेकर आज से सुबह में आपका लाइव सेशन शुरू कर दिया गया है। तो कृपया उस लाइव सेशन में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। रही बात करेंट अफेयर्स की, करेंट अफेयर्स मैगजीन को लेकर लगातार काम हो रहा है और आज भी आपके करेंट अफेयर्स मैगजीन में यदि हम बात करें तो लगभग 1 घंटे 15 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया है, बनाया है कंटेंट। कल 2 घंटे बनाया था, लगभग 3 घंटे 45 मिनट का कंटेंट बन चुका है और अभी भी जो मुझे लगता है कम से कम 2 से ढाई घंटे का कंटेंट और बनेगा, तब आपकी पूरी एक मैगजीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और प्रयास यही रहेगा कि कल आपको हर कीमत पर वो मैगजीन मैं आपको उपलब्ध कराऊं। और क्योंकि प्रयास है कि एक ही वीडियो में चीज़ें आपको दी जाएं, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। पार्ट वाइज देना हुआ तो हम दे सकते थे, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि आप एक पार्ट देखते फिर आप दूसरे के लिए परेशान रहते, दूसरे के लिए आप लिंक मांगते, ठीक है, दूसरा हो सकता है 10 लोगों को मिलता है लिंक, 5 लोगों को ना मिलता। तो इसी वजह से एक ही पार्ट में देने का हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले आप सभी उपस्थित हो जाएं। दैनिक करंट अफेयर्स में हम देखेंगे लगभग 3 से 4 महीने पहले की घटनाक्रम, कुछ पुराने भी हैं। तो 20 प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न टोटल हैं और इन 20 से 22 प्रश्नों से हम अपनी तैयारी को जांचने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हमने लगभग कवर कर लिया है और जो प्रश्नों के रूप में हम देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, और जब वार्षिकांक हम देख लेंगे तो वहाँ से हमारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो करंट अफेयर्स में आपको कोई चिंता नहीं है। इतिहास कल की वीडियो और उसके बाद के अगले दिन की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो है असहयोग आंदोलन तक लगभग पहले देख चुके हैं हम। उसके बाद के घटनाक्रम बचे हुए हैं जिन पर अब कार्य चल रहा है और अगले 2 दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगा। एक बार आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाए, प्राचीन भारत हमने कवर किया है बहुत अच्छे से, मध्यकालीन में थोड़ी सी कमी है, दिल्ली सल्तनत एक बार फिर से हम कवर कर लेंगे तो मध्यकालीन भी हमारा कवर हो जाएगा। इतिहास से हम फ्री होंगे तो अब जो भी दिन बचे हैं उसमें बिहार राज्य पर हमें काम करना है और साइंस पे काम करना है। तो चलिए उपस्थित हो जाएं। बाकी लोग मैथ को लेके बोल रहे हो, मैथ आपको मिलेगा। आज एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, उम्मीद है कि आज रात्रि या कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चले देखो, क्या है कि चीज़ें सीमित हैं। एक का अकेला आप जैसे खुद ही आप मेरी जगह पे आपको अपने आप को रख के देखो तो अधिकतम आप कितना कर सकते हो? 3 घंटे 4 घंटे रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और यदि 3-4 घंटे रिकॉर्ड करना है तो उसके बैक एंड में उतना काम भी करना होता है। तो मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो। मैं जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, जितना आप सबके लिए दे सकता हूँ, उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो है सही जवाब दें। पूरा मैं आप जानते हैं नोट डाउन करके लेके आता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रश्न से जुड़े फैक्ट हैं, सारे फैक्ट नहीं याद रहते हैं। प्रश्न का जवाब आपको पता है, सारे फैक्ट नहीं पता होते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे काम किया जाता है कि फैक्ट नोट करके आएँ जिससे मैक्सिमम जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताएं प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है कि प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य सरकार का आप कह सकते हो प्रोजेक्ट है या किस राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में आपको बता दें कि रेगिस्तान में हरित जो आवरण है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो रेगिस्तान की बात आ रही है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए राजस्थान पे, मतलब इसका सही उत्तर आपका है राजस्थान। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। खादी ग्रामोद्योग आयोग और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाया है, विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर के
जैसलमेर जिले से संबंधित है। गांव का नाम नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं तनोट गांव। ठीक है, जैसलमेर का तनोट गांव है जहां पर यह कार्यक्रम किया गया है, जहां पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट बोल्ड। और इसका उद्देश्य है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, चुनौतीपूर्ण स्थितियों वाले क्षेत्रों में वृक्षावरण जो है हमें बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। बताइए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। किस राज्य में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? सभी को जवाब देना है। देखो यहां पे बात हो रही है अटल पर्यावरण भवन की। आपको बता दें इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहां पे बता दूं कि सबसे पहली बात कि पिछले दिनों पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया था, और पर्यावरण अनुकूल जो खादी पेंट लॉन्च किया गया था उसको लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बात पर्यावरण की हो रही है तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया है, यह भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? क्या बोला जा रहा है? अंबोली जैव विविधता स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, आपको बताना है। ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आपको बताना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। फास्ट जवाब दीजिएगा। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल की यहाँ पे बात हो रही है, आपको बताना है कि किस राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। चले बताएं। देखो इसको जो है वो महाराष्ट्र राज्य में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य से संदर्भित है ये। ठीक है, अगला आपका आता है कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? क्या बोला जा रहा है? कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, आपको बताना है। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। यह वही देश है जिससे भारत ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश के रोकने के लिए भी समझौता किया है। तो याद रखिएगा इस देश से दो प्रमुख समझौते हुए हैं। पहला, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकना, और दूसरा, कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग। बात यहाँ पे हो रही है, यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे बात हो रही है जर्मनी की। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। फ्रांस की बात आप करते हो तो फ्रांस के संदर्भ में याद रखना है हमारा जो गगनयान मिशन है वो हम फ्रांस की सहायता से कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत फ्रांस की जब बात करते हैं तो गगनयान आपको याद रखना है। इसके साथ जब जापान की बात करते हो, भारत जापान की, तो जल संसाधन के क्षेत्र में हमने जापान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने विदेश सचिव का पदभार संभाला है? विदेश सचिव के पदभार किसने संभाला है, आपको बताना है। चलो बताइएगा, विदेश सचिव का पदभार किसने संभाला है? इनमें से किसने विदेश सचिव का पदभार संभाला है, आपको बताना है। चार नाम दिए हुए हैं, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार, विनय मोहन क्वात्रा, राजीव गाबा। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। इन चारों में से आपको बता दें दो नाम आपको याद रखने हैं प्रमुखता से। पहला आपको याद रखना है अजय कुमार भल्ला और दूसरा नाम याद रखना है अजय कुमार।
जब अजय कुमार भल्ला की बात आएगी तो याद रखिएगा ये हमारे गृह सचिव हैं। क्या हैं? गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। जब अजय कुमार की बात आएगी याद रखिएगा ये हमारे रक्षा सचिव हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? सिर्फ भल्ला शब्द का अंतर है। तो याद रखिएगा केवल अजय कुमार की बात आती है तो ये रक्षा सचिव हैं, यदि अजय कुमार भल्ला की बात आती है तो ये हमारे गृह सचिव हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव, अजय कुमार रक्षा सचिव, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि विदेश सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा ने संभाला है। ये आपको पता होना चाहिए। अब राजीव गाबा क्या हैं? राजीव गाबा क्या हैं ये आप होमवर्क में बताओगे। होमवर्क नंबर 01 आपका है और सभी को अनिवार्य रूप से जवाब देना है कि राजीव गाबा किस पद पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से था? पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से था आपको बताना है। चलिए बताइएगा, पंडित बिरजू महाराज का जो निधन हुआ है इनका संबंध किस देश से था आपको बताना है। पत्रकारिता, नृत्य, नाट्य या संगीत, किस देश से किस क्षेत्र से इनका संदर्भ था आपको बताना है। चलिए बताइए। पंडित बिरजू महाराज नाम आपने अवश्य सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे आप, और इनका नाम आपको याद भी रखना है। चलिए बताइएगा पंडित बिरजू महाराज के बारे में बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो पंडित बिरजू महाराज की बात हो रही है तो आपको बता दें वर्ष 1986 में, याद रखिएगा वर्ष 1986 में इनको पद्म पुरस्कार मिला था और पद्म पुरस्कारों में भी पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, लखनऊ घराना। और बात करें तो इनका क्षेत्र था नृत्य, ये नृत्य के क्षेत्र से संबंधित थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे। यदि नृत्य के प्रकार की बात किया जाए कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का नाम कथक से आता है, ठीक है। कथक से संबंधित थे, लखनऊ घराने से संदर्भित थे। 1986 में इनको जो है आप कह सकते हो पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला हुआ था। इसके साथ साथ आप जानते हो एक अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, काफी चर्चा में थे, कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, इनकी भी मृत्यु हुई है, इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। और एक और नाम आपको याद रखना है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाम क्यों याद रखना है? मन्नू भंडारी भी महिला थी, अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महिला हैं इनको 2008 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और हिंदी लेखिका थी। इनका भी नाम आपको याद रखना है कि मन्नू भंडारी एक हिंदी लेखिका थी, इनका भी निधन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताओ भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा आपको बताना है। चले बताएं, बताएं भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फास्ट जवाब दीजिएगा। 17वें की करेगा, 18वें की करेगा या 19वें की करेगा, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 17वां G20 सम्मेलन की यदि हम बात करें तो 2022 में होगा, इंडोनेशिया में होगा। 18वें G20 समिट की बात करें 2023 में होगा, भारत में होगा। 19वें G20 समिट की बात करें तो 2024 में होगा और ब्राजील में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों आपको G20 सम्मेलन पता होना चाहिए। 17वां 2022 में इंडोनेशिया, 18वां 2023 भारत, 19वां 2024 ब्राजील। मतलब इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी विकल्प 2023। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि क्वाप सम्मेलन, जिसको आप हिंदी में बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की जब आप बात करते हो तो COP 27 का नाम आता है और COP 28 का नाम आता है। COP 27 की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है शर्म अल शेख शहर है मिस्र का, जहां पर यह सम्मेलन होगा।
COP28 की जब बात करते हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन यूएई में होगा। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जब बात करें हम COP27 की, तो इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में होगा, और जब COP28 की बात करें तो इसका आयोजन यूएई में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा कचाई नींबू, जिसको जीआई टैग प्रदान किया है, यह किस राज्य से संबंधित है? कचाई नींबू की बात हो रही है, बताएं बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। यहां पे मैं कुछ अन्य जीआई टैग के नाम लिख रहा हूं, यह भी आपको पता होना चाहिए। फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। देखो ये प्रीमियर सेशन है, ठीक है, प्रीमियर कक्षा है, और इसमें रिकॉर्डेड होती है, पहले की वीडियो रिकॉर्डेड होती है, वो आपके लिए मैं लाइव यहाँ पे देता हूँ। लगा के इसलिए प्रीमियर लगाता हूँ क्योंकि प्रश्नों का आप मतलब एक समयबद्ध तरीके से आप जवाब दे सकें, इसीलिए प्रीमियर लगाया जाता है। इसीलिए मैं आपके जो यहाँ पे प्रश्न होते हैं उनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे इतनी जानकारी आपको दी गई है। क्या बोला जा रहा है? कचाई नींबू। कचाई नींबू की बात करें तो कचाई नींबू का संबंध है मणिपुर से। मणिपुर आपको पता होगा, मणिपुर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे लोकटक झील है, आपको पता होगा। लोकटक झील एकमात्र तैरता हुआ विश्व का राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पे आपको देखने को मिलता है, और उस विशेष राष्ट्रीय उद्यान पे एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं संगई हिरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है उसको बोलते हैं किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर की कुछ खिलाड़ियां हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। और मणिपुर का ही है सिरारा खोम मिर्च, जिसको हाथी मिर्च बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। तामेंगलोंग ऑरेंज है, संतरा के एक प्रकार है, इसको भी जीआई टैग मिला है, यह भी मणिपुर से संबंधित है। चकहाव काला चावल, यह भी मणिपुर का संबंधित है। चिन्नौर चावल, ये भी आपको पता होगा, ये मणिपुर से नहीं है। चिन्नौर चावल की जब आप बात करते हो तो ये मध्य प्रदेश से संदर्भित है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा थुलमा कंबल। थुलमा कंबल जो है ये उत्तराखंड का है, इसको जीआई टैग दिया है। चिन्नौर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो सिरारा खोम मिर्च, कचाई नींबू, तामेंगलोंग ऑरेंज, चकहाव काला चावल, ये सभी मणिपुर के हैं। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है, और थुलमा कंबल जो है ये उत्तराखंड का है। इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है जुडिमा वाइन राइस, आपको बताना है जुडिमा वाइन राइस ये किस राज्य से संबंधित है। जुडिमा वाइन राइस ये किस राज्य से संबंधित है, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। चले इसको बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा देखने को मिल रही है? जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा कहां पर है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा आपको कहां पर देखने को मिल रही है? भारत में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा आपको कहां पर देखने को मिल रही है, आपको बताना है। कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से चिन्हित करना है आपको। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं, किस राज्य में जीवन प्रत्याशा? देखो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। चलें देखो यहां पे आपको बता दें क्या बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा कहां पे है। तो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा भारत के दो राज्यों में समान है, पहला है केरल, दूसरा है दिल्ली। तो सबसे ज्यादा भारत में जीवन प्रत्याशा जो है वो केरल और दिल्ली में देखने को मिलता है। कितना है? 73.5 वर्ष यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद यदि हम बात करें संपूर्ण भारत में कितनी है, तो संपूर्ण भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो है 69.4%। और 69.4 में भी यदि बात किया जाए पुरुषों में, तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है संपूर्ण भारत में 68.2 वर्ष। और यदि बात किया जाए महिलाओं की, तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 70.7 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम जीवन प्रत्याशा भारत के किस राज्य में है, तो आप जवाब दोगे कि सबसे कम जीवन प्रत्याशा भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में जो जीवन प्रत्याशा है वो 65.2% है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में शहरों में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो याद रखिएगा शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। और शहरी क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा है वो है 70.7%। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा है लगभग 68% है। मतलब शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा भारत में ज्यादा है। तो केरल इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज का 20वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित, यही पूछा जा रहा है कि वरुण नामक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच होता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, भारत और किस देश के बीच होता है आपको बताना है। चलो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, भारत और किस देश से संबंधित है। 4 विकल्प आपके दिए हैं, इन चारों विकल्पों में जल्दी से जवाब देना है। चले बताएं, फास्ट जवाब देना है, सभी को देना है। देखो ये बहुत आसान है क्योंकि इसकी चर्चा कई बार हुई है। 2 भागों में ये सैन्य अभ्यास हुआ था, पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए यह और भी महत्व हो जाता है। चले बताएं, देखो यहां पे आपको बता दें कि ये सैन्य अभ्यास, वरुण नामक सैन्य अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और अन्य सैन्य अभ्यास जो चर्चा में है, जैसे संप्रीति बोंगो सागर, बांग्लादेश के साथ हमारा सैन्य अभ्यास है, पता होना चाहिए। काजिंड की बात करें, आप सब जानते होंगे काजिंड जो सैन्य अभ्यास है, यदि हम उसकी बात करें तो कजाकिस्तान के साथ करते हैं। कजाकिस्तान के साथ मिलता जुलता एक नाम है जिसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ हम खंजर नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। एक अन्य देश है जिसके साथ पहला सैन्य अभ्यास हमने किया, उसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। और अल मोहद अल हिंदी हमने सऊदी अरब के साथ पहली बार किया, ठीक है। जायद अल बहर ये हमने दूसरी बार किया, किसके साथ, कतर के साथ किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जायद अल बहर कतर के साथ, अल मोहद अल हिंदी सऊदी अरब के साथ, बोंगो सागर संप्रीति बांग्लादेश के साथ, और नोमैडिक एलिफेंट हो गया मंगोलिया के साथ, काजिंड हो गया कजाकिस्तान के साथ, फिर खंजर हो गया किर्गिस्तान के साथ, सूर्य किरण हो गया नेपाल के साथ, और एक सैन्य अभ्यास मैंने आपको बताया था सेशेल्स के साथ। यदि किसी को याद है तो बताएं, सेशेल्स के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं। मालदीव के साथ हम करते हैं इक्वाबेरिन, आपको पता होना चाहिए। सेशेल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो सेशेल्स के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं, अवश्य बताइएगा। चलो इसको बताओ, जर्मनवाद संस्था द्वारा जारी किए गए जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात हो रही है और पूछा जा रहा है पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, बताएं। जलवायु जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। कौन सा देश ऐसा है जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा उसको खतरा है, ये आपको बताना है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें 10th आप भारत की रैंकिंग इसमें दूसरे संदर्भ में अभी बताता हूं, पहले इसका जवाब दीजिए फिर उस संदर्भ में हम चलते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे बोला गया है जलवायु जोखिम सूचकांक, तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो आप मोजाम्बिक को टिक करोगे, मोजाम्बिक आपका सही उत्तर होगा, सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अब एक सूचकांक इसी से मिलता जुलता है जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या नाम है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में बात करें तो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है,
क्योंकि कोई भी देश जो है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो घोषणा हुई थी उस पर काम नहीं किया है, उतना कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पे चौथे स्थान पे आता है डेनमार्क, ये आपको पता होना चाहिए, और 10वें स्थान पे आपका भारत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट और भी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान 10वां है, पहले स्थान पे कोई नहीं, दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे कोई नहीं, चौथे स्थान पे डेनमार्क का स्थान आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट जवाब, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताएं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है, 22 मई, 21 मई, 31 मई, 8 मई, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे कुछ अन्य दिवस मैं लिख रहा हूं, यदि आपको पता है तो इसको भी बताइएगा। तब तक इसका भी जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, और उसके बाद यदि आप में से इनके बारे में किसी को भी पता है तो बताइएगा। चले बताएं। देखो यहां पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष हम 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है, 22 मई, ठीक है। एक दिवस है जिसको बोलते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 मई को, पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज इस प्रश्न से संबंधित इतनी ही चर्चा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। गीतांजलि श्री, असगर वजाहत, मधु कांकरिया, रामदरस मिश्रा, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब सभी को देना है। चलें, देखो यहां पे बोला गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। इनकी रचना थी टॉम्स ऑफ सैंड, उसके लिए इनको मिला है। यहां पे नाम लिखा है असगर वजाहत। असगर वजाहत की बात करें तो इनको व्यास सम्मान दिया गया 2021 में, व्यास सम्मान 2021 में दिया गया असगर वजाहत को। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम था महाबली, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखा है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया की बात करें तो इनको बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया, और बिहारी पुरस्कार इनको जो 21 दिया गया, इनकी रचना थी हम यहाँ थे, ठीक है, हम यहाँ थे, ये इनकी रचना थी जिसको लेकर इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान पे लिखे हैं रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा की बात करें तो इनको सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती पुरस्कार मिला है, और इनकी रचना की यदि हम बात करें तो नोट कर सकते हो, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी रचना है, इनको लेकर जो है सरस्वती सम्मान मिला है। और आपको बता दें, चाहे आप व्यास सम्मान की बात करो, चाहे आप बिहारी सम्मान की बात करो, चाहे आप सरस्वती सम्मान की बात करो, ये तीनों पुरस्कार जो है एक ही फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? अच्छा प्रश्न है, बताएं शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? फास्ट जवाब दीजिएगा। लाइट चली गई है, आपके लिए गर्मी में परेशान हो रहा हूं, जवाब दीजिए, बताएं। हाल ही में चर्चा में रहे शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? शरद कुमार का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। आपको बता दें शरद कुमार बिहार से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले एकमात्र बिहार के खिलाड़ी थे इस बार ये, तो इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है यहाँ पे शरद कुमार की, तो शरद कुमार का संबंध यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पैरा हाई जंप से है। किससे है? पैरा हाई जंप से संबंधित हैं, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था, ए विकल्प सही उत्तर है। अगला नाम, हाल ही में चर्चा में रहे कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? ये भी पैरा खिलाड़ी हैं, और इन कृष्णा नागर की जब बात करते हैं तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 इनको मिला है, पैरा खिलाड़ी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनका खेल बताएं।
किस खेल से संबंधित हैं, और आपको बता दें ये राजस्थान से संबंधित हैं और इनका खेल है पैरा बैडमिंटन। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे खिलाड़ियों का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बताओ, हाल ही में चर्चा में रहे डेविड जूलियस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेविड जूलियस की बात हो रही है कि किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, आपको बताना है। इनके साथ एक अन्य लोग थे जिनका नाम था अर्देन पटापाउटियन। पटापाउटियन, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अर्देन पटापाउटियन ये नाम है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। डेविड जूलियस के साथ अर्देन पटापाउनियन को ये पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये क्षेत्र है चिकित्सा। बी विकल्प सही उत्तर है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया डेविड जूलियस और अर्देन पटापाउटियन को, तो ये दोनों आपको याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस जिले को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस जिले को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फास्ट जवाब, समय नहीं लेना है। फास्ट जवाब, ये जिला है पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। वर्ष 2022 के लिए प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। प्रभा अत्रे की बात हो रही है, वर्ष 2022 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है, बताइएगा। प्रभा अत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है। 4 विकल्प हैं, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा, सार्वजनिक मामले या कले। प्रभा अत्रे का संबंध किससे है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिला है 2022 का, इसलिए इनका नाम पता होना चाहिए। आपको बता दें प्रभा अत्रे का जो संबंध है वो कला के क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताएं। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलुरु, बताएं। नोट कर लीजिएगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में केंद्र प्रदेश की श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है और बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कौन सा टॉप पे रहा या शीर्ष पे रहा, तो आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली या जम्मू कश्मीर। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा टॉप पे रहा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 की बात हो रही है, इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप पे रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आपको बताना है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही जरूरी है, इसका मतलब है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक आपको बताया गया है, नहीं बताया गया है, वार्षिकांक में मिलेगा तो उसको नोट कर लेना है और उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी भी देख लेनी है, छोटे और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी भी रट जानी है और केंद्र शासित प्रदेशों की भी। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, आपको बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बताएं, अधिनियम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, आपको बताना है। 4 राज्य दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। देखो, ओडिशा यहाँ पे बार बार गलत होता है, उड़ीसा अब नहीं बोलते हैं, अब ओडिशा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लिया करें अपने स्तर से। तो आपको बता दें, इसमें ओडिशा जो है ये टॉप पर रहा है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसे मिला।
स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसे मिला, आपको बताना है। यह आज आपका अभ्यास प्रश्न है। इसका जवाब सभी को अनिवार्य रूप से देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब सबके आ जाने चाहिए। और इसके साथ साथ अभी भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, लापरवाही मत करिए। यही आपके प्रारंभिक परीक्षा में निर्णायक भूमिका में है, तो इसमें कोई कमी मत करिएगा। बाकी मेरे स्तर से, हमारे स्तर से, संस्थान के स्तर से इन चीज़ों में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अपने स्तर से भी कमी मत होने दीजिएगा। जिस ऊर्जा के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसी ऊर्जा के साथ चीज़ों को आगे लेकर चले। सुबह 9 बजे की क्लास अनिवार्य है, अवश्य उपस्थित रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।